नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास शो आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त किस रूप में जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है और हर मोर्चा धधक रहा है। इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। दुनिया के दो मोर्चों पर कैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, आइए मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दर्शाती हूँ, दिखाने की कोशिश करती हूँ जो बड़ी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आई है जर्मनी से, जिसने यूक्रेन को दिया है अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम। इससे पुतिन की चिंता बढ़ चुकी है और मॉस्को की रणनीति में हलचल मच गई है। जो दूसरी तस्वीर आई है वो नाटो और रूस के बीच के टकराव की है। यूक्रेन पर अब मिसाइलों की बारिश हुई और युद्ध की झलक साफ दिखाई दे रही है। यानी यूरोप में टकराव अभी भी तेज है और कोई संकेत नहीं कि जल्द ही शांत होगा या नहीं। अब जो आप तीसरी तस्वीर देखेंगे आज, वो लैटिन अमेरिका से है। ट्रंप का बयान, मादुरो के दिन अब गिने चुने हैं। वेनेजुएला में राजनीति और सुरक्षा संकट को और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। अमेरिका कैरेबियन में अपने सैन्य बेस को फिर से सक्रिय कर रहा है। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर टकराव बढ़ा तो ये क्षेत्र एक नए युद्ध का केंद्र बन सकता है। तो सवाल यही, क्या दुनिया एक बार फिर से नए मोर्चे की ओर बढ़ती है और यूक्रेन से लेकर वेनेजुएला तक विश्व राजनीति में हलचल क्या बढ़ती नजर आ रही है। हर मोर्चे पर खतरे की घंटी बजती हुई नजर आती है। और चलिए आक्रमण की शुरुआत करते हैं। युद्ध के मैदान से आई बड़ी खबर की वर्ल्ड ब्रेकिंग, और बड़ी खबर, यूक्रेन पहुंची पैट्रियट की नई खेप। जर्मनी से पहुंची पैट्रियट मिसाइल। पैट्रियट की संख्या पर फिलहाल जानकारी साझा नहीं की जा रही है, लेकिन युद्ध के दौरान यूक्रेन को यह बहुत बड़ी मदद देने वाली है। आपको बताते चले, जिस तरह से ये बड़ी तस्वीर इस पूरे युद्ध में नजर आ रही है, यूक्रेन को एक राहत वाली खबर है। जर्मनी से पैट्रियट मिसाइल अमेरिकी निर्मित ये कहा जाता है, उसके अंदर जो पुर्जे लगे हुए हैं और ये लगातार इस पूरे युद्ध में रूस की तरफ से जो ड्रोन, जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, अब उनसे एक तरह से बड़ा पहरा, बड़ा पर्दा जर्मनी की तरफ से दी जा रही पैट्रियट मिसाइल के माध्यम से यूक्रेन को मिलने जा रहा है। अब आप जरा ये भी समझ लीजिए, और ये सवाल भी है कि पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम आखिर क्या है और इसके मिलने से यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में कितना फायदा होगा। मैं आपको बताती हूँ, दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि पैट्रियट सतह से हवा में प्रहार करती है, बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ बेहद कारगर इसे मानी जाती है। और समझिए, इस मिसाइल के हमले से कोई बच नहीं सकता। इस मिसाइल का हमला कभी नाकाम नहीं होता। मिसाइल हमले नाकाम करने में ये अपने आप में सक्षम है। पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त करने में ये माहिर है। अब खास बात समझिए, जर्मनी यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस दे रहा है। मिसाइल सिस्टम रूस पहले ही दे चुका है और जर्मनी को जंग में शामिल ना होने की पहले रूस धमकी दे चुका है। जर्मनी यूक्रेन को हथियार देगा तो अंजाम बुरा होगा, ये रूस की तरफ से पहले ही धमकी दी जा चुकी है। अब ऐसे में रूस की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए जर्मनी की तरफ से ज़ेलेंस्की को एक बड़ा सहयोग यहां पर देते हुए नजर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वॉर ब्रेकिंग, युद्ध के मैदान से अगली बड़ी खबर। तो बड़ी खबर मैं आपको बताती चलूं, इस समय जो सामने आ रही है वो रूस के खिलाफ यूक्रेन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ये बड़े एक्शन की तस्वीर है। MiG-29 जेट से रूसी सेना पर हवाई हमला हुआ और इस हमले से रूसी सेना में हड़कंप मच गया है, समझिए। और इसकी जो तस्वीरें सामने आई है, देखिए, ये विध्वंसक तस्वीरें हैं। आसमान में गोता लगाता रूस का ये जो पूरा विमान था MiG-29 की तरफ से, कैसे ये सीधा सीधा रूसी सेना पर हवाई हमले का ये वीडियो सामने आया। और देखिए, रूसी सेना पर हवाई हमले में किस तरह से यहाँ का जो पूरा एक इलाका था वो ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन ने हमला किया और ये था MiG-29 के माध्यम से। और एक के बाद एक ये कहा जाए कि अब मौत बनकर बरस रहा है यूक्रेन की तरफ से जिस तरह से मिसाइल या फिर अब अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस स्थिति को ही दर्शाता है। रूस के खिलाफ यूक्रेन बड़ा एक्शन ले रहा है। MiG-29 जेट से कैसे रूस की सेना के हवाई अड्डों को ध्वस्त किया, ये MiG-29 की तस्वीर, और ऊपर से निशाना साधा जाता है और नीचे जो टारगेट को सेट करते हुए उस पूरे इलाके में सिर्फ बारूद, सिर्फ धुआं और चारों तरफ सिर्फ
तबाही का मंजर, बस यही तस्वीर रूस में नजर आ रही है और यही तस्वीर अब युद्ध को और भी ज्यादा विध्वंसक बनाती है। आप जब देखेंगे तो इस दौरान आपको जो बड़ा धुएं का गुबार नजर आ रहा है, दरअसल ये सैन्य अड्डा था और सैन्य अड्डा था उसे किस तरह से MiG-29 ने पूरी तरह से कर दिया नेस्तनाबूद, पूरी तरह से कर दिया ध्वस्त। उसकी बड़ी तस्वीर इसी रूप में नजर आ सकती है और ये मान के चलिए ये जो बड़ी तस्वीरें हैं, ये बड़ी तस्वीरें चिंता बढ़ा रही है, पुतिन की चिंता बढ़ा रही है कि आखिर किस रूप में जर्मनी, चाहे बात नाटो की हो, जर्मनी की हो, यूएस की हो, वो एक एक करके लगातार यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। वरना पुतिन ये दावा कर रहे थे कि उनके आगे यूक्रेन की सेना कहीं मायने नहीं रखती। उनका बड़ा दावा था कि ज़ेलेंस्की की सेना को वो चुटकी में पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर नाटो देशों ने गेम पलट कर रख दिया। अब जर्मनी ने यूक्रेन को आधुनिक डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। इस कदम ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। अब दावा यह है कि ये हथियार प्रणाली जो है वो यूक्रेन को हवाई और मिसाइल हमलों से बचाने में अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन मॉस्को इसे सीधे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देख रहा है। अब पुतिन की टेंशन इस बात से भी जाहिर होती है कि रूस ने हाल ही में यूक्रेन की सीमाओं पर सैनिक गतिविधियां तेज कर दी, यानी जर्मनी की रणनीतिक मदद अब सीधे सीधे युद्ध की चाल को प्रभावित कर रही है। यूक्रेन और रूस के बीच में यह टकराव यूरोप में सुरक्षा और राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इसी मोर्चे पर टिकती हुई नजर आती हैं। रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मिसाइलें, ड्रोन, क्रूज रॉकेट्स यूक्रेन की ऊर्जा इंफ्रा पर निशाना साधने में। बिजली उत्पादन ठप, गर्मी ठहर चुकी है, नागरिकों के दिन रात डर में कट रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि ये तो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि मानवता पर हमला है। रूस कह रहा है हम रुके नहीं, हम घुसते रहेंगे। यूक्रेन जानता है कि पिछली रणनीतियां काम नहीं कर रही, लेकिन अब यूक्रेन ने अपने बचाव का नया खेल खेला। उन्होंने हासिल किया है अमेरिकी निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम अपनी वायु रक्षा को भरोसेमंद बना रहे हैं और उन्होंने लिखित रूप से कहा है कि इस देश में और परिणाम आने वाले हैं। इशारा है साफ कि यूक्रेन ने ठान लिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ, यही बड़ा संकेत है। जब आपने पैट्रियट सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप रक्षा की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और साथ ही ये संकेत दे रहे हैं कि दुश्मन के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने खुलकर कहा है कि युद्ध लगातार जारी है और रूस की तरफ से हमले भी निरंतर जारी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि समझौता किस मोड़ पर होगा अभी स्पष्ट नहीं और ज़ेलेंस्की ने इस नए डिफेंस मोड के साथ में ये संदेश साफ दे दिया है कि वो पुतिन से तुरंत बैठकर डील नहीं करेंगे जब तक उनके पास पावर और स्थिति पूरी तरह से मजबूत नहीं हो जाती। रूस की तरफ से ये स्पष्ट है कि हमले और तेज होंगे। यूक्रेन की तरफ से ये संदेश है कि हम लड़ेंगे, हम खड़े होंगे।
ये ठहरने वाला युद्ध नहीं, बल्कि ऑपरेशन की तरह चलने वाला, ब्रह्मांड की तरह बड़ा, ऊर्जा इंफ्रा से लेकर नागरिकों की रक्षा तक अलग एक युद्ध है। ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि पैट्रियट सिस्टम सिर्फ शुरुआत है। तो निष्कर्ष के तौर पर जंग रुकने वाली नहीं है, बल्कि अब नए अध्याय में ये जंग प्रवेश कर चुकी है। रूसी मिसाइलें दिन हो या रात हर घड़ी खौफ में रख रही हैं यूक्रेनी आबादी को। ऊर्जा इंफ्रा टूट चुकी है, शहर अंधेरे में है। लेकिन अब यूक्रेन ने लगा लिया है अपना नया ढाल, पैट्रियट सिस्टम, जो सिर्फ मशीन नहीं, एक सोशल साइकोलॉजिकल संदेश है। संदेश ये कि हम तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले। ज़ेलेंस्की संकेत देते हैं, समझौता मतलब हार नहीं, बल्कि तब तक लड़ना जब तक आप वजूद में नहीं आ जाते। रूस ने सिर्फ खेल बढ़ाया है, यूक्रेन ने जवाबी मोड अपनाया है और अब युद्ध सिर्फ मोर्चे का नहीं, बल्कि रणनीति का है। इस युद्ध में अब नया अध्याय खुल चुका है। रूसी गोलीबारी जारी है, यूक्रेन ने नया मोड़ ले लिया है और ज़ेलेंस्की ने दे दिया है संकेत कि वो समझौते की मेज पर जल्द ही नहीं आएंगे। जंग रुकने वाली नहीं है, बल्कि अब पूरे दांवपेच के साथ में ये जंग और भी ज्यादा विकराल होती जाएगी। रात हो या दिन, आकाश में कभी शोर कभी साइलेंस, लेकिन एक बात तो साफ है, युद्ध अब और छोटा नहीं बल्कि और विस्तृत हो चुका है। रूस ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, मिसाइलें, ड्रोन, क्रूज, रॉकेट्स। निशाना है सिर्फ एक चीज, यूक्रेन की रूह, उसकी ऊर्जा, उसके घर, उसकी रोजमर्रा की जिंदगियां। अब जंग सिर्फ फील्ड का नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और एक राष्ट्र की बुनियादी सांसों पर हमला है। और जवाब, यूक्रेन ने लिया एक बड़ा कदम, अमेरिका निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली,
जो सिर्फ मशीन नहीं, एक संकेत। पुतिन की मशीनरी बढ़ती जा रही है, अटैक पैटर्न बदले हैं, स्मार्ट हिट रात के अंधेरे में बिजली के स्तंभों पर। लेकिन यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदल दी और विदेशी हथियारों की डिलीवरी ने खेल का नियम ही बदल कर रख दिया। पैट्रियट का मतलब सिर्फ मिसाइलें रोकना नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दंगल है। दुनिया देख रही है कि हम खड़े हैं और हम जवाब दे सकते हैं। रूस कह रहा है कि दबाव बढ़ाओ, ठंड से पहले ऊर्जा प्रणाली को कमजोर करो, सर्दियों में जनता पर दबाव बढ़ाओ। और क्या देख रहे हैं हम? शहरों में बेताबी, अस्पतालों में मशीनों की तंगी और रातों में लाइट्स का अंधेरा। ये वही रणनीति है जिसका मकसद नागरिकों की हिम्मत तोड़ना है, ताकि राजनीति आसान हो जाए और जमीन पर दबाव आए। लेकिन यूक्रेन ने एक नया अध्याय खोल दिया है। पैट्रियट्स ने सिर्फ कुछ मिसाइलें रोककर नहीं दिखाई, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि अब हर हमले का जवाब मिलेगा। और जब जवाब की ताकत सामने आती है तो हम एस्केलेशन की बात सोचने लगते हैं। क्या रूस और ज्यादा अग्रेसिव होगा? क्या इसकी वजह से युद्ध क्षेत्र और भी ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा? नाटो की सीमाएं, यूरोप का दिल या सीधे सीधे अमेरिका तक इसका प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल महज सैद्धांतिक नहीं। जब बड़े हथियार, बड़े सिस्टम और बड़े गठबंधन मैदान में आते हैं तो परिणाम भी बड़े होते हैं। हर बार जब मदद आती है तो मॉस्को की प्रतिक्रिया तीखी होती जाती है। चेतावनियां, ड्रोन हमले और कभी कभी शब्दों का रौब। जो भी यूक्रेन के साथ आएगा वो रूस का दुश्मन होगा। ये शब्द खाली नहीं, इनका मतलब है रणनीति बदलना, विकल्प आजमाना और जरूरत पड़ने पर सीमाएं पार करना। लेकिन सवाल यही बचता है कि क्या पैट्रियट का आगमन ही एस्केलेशन का ट्रिगर है? क्या अमेरिका नाटो की मदद से रूस और ज्यादा आक्रामक होगा जब किसी की पीठ पर फिर से तलवार रख दी जाएगी? वो या तो झुकेगा या लड़ाई का स्वरूप ही बदल देगा। और पुतिन के पास इतिहास है, उसने बतौर रणनीति हमेशा ताकत के जरिए ही खेला है। अब उसने भी साफ संकेत दे दिए हैं और दुनिया सुन रही है। देखते हैं कि रूस की टैक्टिक्स दोहरे हैं। एक तरफ सीधे हमले तो दूसरी तरफ ऊर्जा और नागरिक जीवन पर दबदबा। इसका मकसद सिर्फ भूभाग नहीं, बल्कि यह हताश करने वाली युद्ध नीति है। और दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से हथियार और प्रणालियां ये साफ संकेत हैं कि वो अब सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि लौटकर जवाब देने की भी सोच रहे हैं। यानी युद्ध अब ज्यादा विध्वंसक होने की दिशा में जा सकता है। हथियारों की डिलीवरी से युद्ध मोर्चे पर संतुलन बदलता है, और जब संतुलन बदलता है तो अगला कदम तेज और निर्णायक हो सकता है। क्या नाटो सीधे शामिल होगा? प्रत्यक्ष तौर पर अभी ऐसा नजर नहीं आता,
हाँ, अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन ही अक्सर ज्यादा असरदार साबित होता है। नीति और शक्ति की खेपें मैदान बदल देती हैं और फिर सीमाएं धूसर हो जाती हैं। सबसे खतरनाक सवाल, क्या ये संघर्ष सिर्फ यूक्रेन और रूस का रहेगा या यूरोप अमेरिकी हित और वैश्विक सुरक्षा की नींव तक खींचेगा? ऐसे मौके पर गलती एक बार होती है और उसकी कीमत बहुत भारी होती है। तो निष्कर्ष क्या है? रूस ने हथियार बटोर रखे हैं, उसकी रणनीति तेज है। यूक्रेन ने नया ढाल खड़ा कर लिया है और पश्चिम ने सहायता बढ़ा दी है। इसका मतलब युद्ध सीमित नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि कूटनीति, हथियारों और मनोवैज्ञानिक दबाव की है। और जब दो दिग्गज रणनीतिक चालें टकराती हैं, तब विनाश बड़ा, क्रूर और दीर्घकालिक संभव है। आज का युद्ध केवल मिसाइलों का नहीं, सिद्धांतों का टकराव है। क्या दुनिया इसका मोल चुकाएगी या कोई और रास्ता शांति की ओर निकलेगा? अगले कुछ हफ्ते और महीनों में यही तय होगा कि क्या युद्ध और बड़ा होगा या कूटनीति की कोई ऐसी चाल निकलेगी जो दोनों तरफ की आग को कम कर दे। अभी के लिए एक ही बात निश्चित नजर आती है, यूक्रेन ने अपनी दीवार खड़ी कर दी है और रूस ने अपना दांव बढ़ा दिया है। संघर्ष अब नया रूप ले चुका है और दुनिया आंखें खोलकर सिर्फ बैठी हुई है। तो यूक्रेन को एक तरफ जर्मनी से मिल रही है एक बड़ी डिफेंस पेट्रियट, ये कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सैन्य ताकत और हो रही है मजबूत। तो बड़ी खबर, युद्ध के मैदान से यूक्रेन को जल्द ही टॉमहॉक मिसाइल मिल सकती है। जी हां, जिसकी लगातार मांग कर रहे थे ज़ेलेंस्की, पेंटागन की तरफ से टॉमहॉक देने की अब मंजूरी मिल गई है। समझिए, सिर्फ टॉमहॉक पर ट्रंप की मोहर का इंतजार किया जा रहा है। अब ये मान के चलिए कि लगभग मिल चुकी है टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को। इसके पहले लंबे वक्त से विचार किया जा रहा था और यही टॉमहॉक मिसाइल है जिसको लेकर कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि रूस ने सीधी चेतावनी दी थी कि अगर टॉमहॉक यूक्रेन को दी गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ज़ेलेंस्की क्यों टॉमहॉक मिसाइल की जिद पर अड़े हुए हैं और क्यों लगातार पुतिन उनको धमकी दे रहे हैं। बार बार यूक्रेन ये मांग करता है कि उसे टॉमहॉक मिसाइल चाहिए। समझिए उसकी कई वजह। पहली वजह समझिए, रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले में सक्षम ये टॉमहॉक मिसाइल मानी जाती है। दूसरी वजह मैं आपको बताती हूँ, शांति वार्ता के लिए रूस पर दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति के तौर पर भी इसे देखा जाता है। तीसरी वजह, टॉमहॉक के लिए रूस की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की और उसी के लिए ही वो चाहते हैं कि टॉमहॉक का बेड़ा उनकी सैन्य ताकत का हिस्सा बने। चौथी बड़ी वजह, रूस की लंबी दूरी की मिसाइलों को बारूदी जवाब के तौर पर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। लगातार रूस ताबड़तोड़ हमले करता है और उसका मात्र एक जवाब देना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, वो है टॉमहॉक मिसाइल। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, युद्ध के मैदान से बड़ी खबर और इस समय की वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। वॉर ब्रेकिंग क्या है? वॉर ब्रेकिंग है स्पेन के मैड्रिड में रूस के खिलाफ एक सीक्रेट मीटिंग की जानकारी है। 34 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि इस दौरान इस बैठक में शामिल हुए। स्पेन का विदेश मंत्रालय बाकायदा इसको लेकर आयोजन कर रहा है और माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ अगली रणनीति पर चर्चा संभव है। स्पेन के मैड्रिड में रूस के खिलाफ ये सीक्रेट मीटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आप ये मान के चलिए कि अब यूरोप के एक या दो नहीं 35 देशों की लामबंदी
रूस के खिलाफ नजर आती है, रूस के रवैये के खिलाफ नजर आती है। रूस ने जैसे ही न्यूक्लियर ताकत दिखाई और उस न्यूक्लियर ताकत के बाद में ये कहा जा सकता है कि पूरे यूरोप की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब 35 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए स्पेन में विदेश मंत्रालय की बैठक के दौरान, और उस दौरान रणनीति तैयार की गई कि कैसे पुतिन को रोका जाएगा, और उस रणनीति पर चर्चा माना जा रहा है की जा रही है। अब समझिए यूरोप की सीक्रेट मीटिंग के क्या मायने हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, स्पेन में बंद दरवाजे में शिखर सम्मेलन चल रहा है, और यह शिखर सम्मेलन, बैठक की डिटेल साझा नहीं की जा रही है, क्यों हो रहा है कोई नहीं जानता। सीक्रेट मीटिंग है, बैठक में इतनी सीक्रेसी को मेंटेन किया जा रहा है कि यहां पर मौजूद कोई भी प्रतिनिधि मोबाइल तक नहीं लेकर जा सकता। मोबाइल लेकर जाने में की भी इजाजत नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाना इस मीटिंग में पूरी तरह से बैन है। समझिए इस मीटिंग में क्या होगा। यूक्रेन को मदद देने पर रणनीति बनाई जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। यूक्रेन में सेना भेजने पर सहमति बनाई जाएगी। रूस से नाटो के टकराव पर फैसला लिया जाएगा, नाटो के विस्तार पर भी बातचीत की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये कि ये यूक्रेन की ताकत को बढ़ाता है तो बढ़ाता है रूस की चिंता को भी। वहीं यूक्रेन युद्ध में जैसे जैसे नाटो देश सक्रिय हो गए, वैसे ऐसा लगता है कि रूस और नाटो के बीच में टकराव और बढ़ सकता है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बढ़ते दबाव को लेकर गुस्से में हैं, नाराज हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भाई नाटो देशों की लगातार मदद और सैन्य सपोर्ट पुतिन के फैसलों को चुनौती दे रही है। युद्ध की वर्तमान स्थिति ने मॉस्को और पश्चिम के बीच में राजनीतिक और सैन्य तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, और अगर ये टकराव इसी तरह से जारी रहा तो यूरोप में व्यापक संघर्ष का खतरा भी नजर आने वाला है। और इसीलिए दुनिया अब रूस और नाटो के अगले कदम पर नजर बनाए हुए। क्यों? क्योंकि इस टकराव के असर से ये कहा जाए सिर्फ यूक्रेन प्रभावित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका इंपैक्ट नजर आएगा। जंग जो पिछले कई सालों से दुनिया के सर पर मंडरा रही थी, अब मानो महायुद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। रूस के टैंक फिर गरजे हैं, यूक्रेन के ड्रोन आसमान चीर रहे हैं, और अब नाटो के दफ्तरों में युद्ध की गूंज सुनाई दे रही है। स्पेन में गुप्त बैठक, जर्मनी का आक्रामक रुख, टॉमहॉक प्लान, सब मिलकर एक ही सवाल उठा रहे हैं, क्या रूस यूक्रेन की ये जंग अब महायुद्ध बन जाएगी? बात करेंगे उस आग की जो धीरे धीरे यूरोप को निकल पड़ी है। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दोनों देशों की नहीं रही, अब इसमें शामिल हो गए हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और नाटो के बाकी देश। और माहौल ऐसा बन चुका है कि जंग का नक्शा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जर्मनी अब डिप्लोमेसी नहीं, डिफेंस की बात कर रहा है। बर्लिन से लेकर ब्रसेल्स तक रूस को चेतावनियों की झड़ी है। यूक्रेन को खुलेआम मिल रही है सैन्य मदद, एंटी एयर सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और अब टॉमहॉक मिसाइलें। नाटो के दफ्तरों में रात दिन चल रही है रणनीतिक बैठकों की गूंज। स्पेन में हुई गुप्त बैठक में ये तय हुआ कि अब रूस के बढ़ते हौसले को कंट्रोल करना ही होगा। यानी अब सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं, एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यूक्रेन भी अब बचाव नहीं, जवाब में उतर आया है। रूस के कई शहरों पर यूक्रेनी हमले हुए, जिससे रूस के तेल डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ।
तो रूस कहां पीछे रहने वाला था। यूक्रेन के हमले का विध्वंसक अंदाज में जवाब दे डाला। यूक्रेन की एनर्जी लाइनों पर मिसाइलें बरसी और पूरा देश एक बार फिर से अंधेरे में डूब गया। अब आप सोचिए, अगर हर हमला पिछले से बड़ा हो तो क्या अगला कदम महायुद्ध की शुरुआत होगा, क्योंकि अब जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इच्छाओं की हो रही है। अमेरिका और निर्णायक मोड़ पर है। पेंटागन तैयार है यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल देने के लिए, बस ट्रंप के साइन होना बाकी है। अगर ये साइन हो गए तो यूक्रेन के हाथ में ऐसी ताकत होगी जो सीधे रूसी धरती तक वार कर सकेगी। और फिर रूस का जवाब क्या होगा? क्या वो पीछे हटेगा या सीधा नाटो को चुनौती देगा? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, एक एक कर हर नाटो देश युद्ध मोड में आ रहा है। स्पेन की गुप्त मीटिंग में तय हुआ है कि रूस को रोका नहीं गया तो अगला मोर्चा यूरोप के दिल में खुलेगा, और इसीलिए नाटो ने कमर कस ली। रूस ने कहा है कि जो भी देश यूक्रेन को हथियार देगा वो खुद को इस जंग का हिस्सा समझे। पुतिन की ये चेतावनी साफ है कि अगर पश्चिम ने दखल बढ़ा दिया तो रूस पीछे नहीं हटेगा, और अगर रूस आगे बढ़ा तो फिर कोई रेखा नहीं बचेगी। सोचिए, टॉमहॉक मिसाइलें, रूस की हाइपरसोनिक वॉरहेड और नाटो की न्यूक्लियर डिफेंस शील्ड, अगर ये सब कुछ एक साथ सक्रिय हो गए तो सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस आग में झुलस सकती है। अब सवाल 3 है। पहला, क्या अमेरिका सिर्फ सपोर्ट करेगा या खुलकर मैदान में उतरेगा? दूसरा, क्या जर्मनी और नाटो ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है? और तीसरा, क्या रूस इतना दबाव झेलेगा या न्यूक्लियर कार्ड खेल देगा? अगर तीनों जवाब हाँ में हैं, तो इतिहास अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर सकता है। भारत के लिए भी ये वक्त बेहद अहम है, क्योंकि अगर जंग बढ़ती है तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक सप्लाई चेन तक सभी पर पड़ेगा। भारत अब तक बैलेंस बनाए हुए है, लेकिन अगर युद्ध वैश्विक मोड़ लेता है तो रणनीतिक फैसले लेना आसान नहीं होगा। रूस यूक्रेन जंग का अगला अध्याय अब 2 राहों पर खड़ा है। एक राह है कूटनीति, बातचीत और युद्ध विराम की कोशिशें। दूसरी राह है टॉमहॉक ड्रोन और टैंक की गर्जना वाली महायुद्ध की तैयारी। दुनिया किस राह पर जाएगी, ये आने वाले कुछ हफ्तों में तय हो जाएगा। वही पुतिन के चेहरे की मुस्कान, जिसके पीछे जमी ठंडक है, व्लादिमीर पुतिन की ठहरी हुई नजर अब साफ संदेश दे रही है कि यूक्रेन को कुचल कर ही दम लेंगे। रूस ने अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया है, सिर्फ क्षेत्रीय प्रभुत्व नहीं बल्कि सत्ता की दांवपेच में वापसी। पुतिन की कसम अडिग है, उसे रोकने के लिए अब चाहे कितनी भी दंडक उठाने पड़ जाएं, वो पीछे नहीं हटेगा। ये कोई अचानक उबाल नहीं, बल्कि ये उस केंद्रीय इच्छा को अंजाम दे रही सक्रियता है जो पुतिन एजेंडे की रीढ़ रही है। सीमाओं की सुरक्षा, रूस की रणनीतिक गहराई बनाए रखना और पश्चिमी प्रभाव को सीमित करना। यूक्रेन पर तेज प्रहार यही बताता है कि अब नजरें सिर्फ इलाके पर नहीं बल्कि प्रेरणा, प्रतिष्ठा और भविष्य की जियोपॉलिटिक्स पर टिक गई है। रूस
रूस का सैन्य मंच बदल चुका है और तेज, निर्णायक और खतरनाक हो चुका है। रणनीतिक बमबारी, ऊर्जा ढांचे पर निशाना और आर्थिक लक्ष्यों को ठिकाने लगाना, ये सब एक आक्रामक नीति के हिस्से हैं। पुतिन का स्टेटमेंट केवल शब्द नहीं, ये नीति भी बन चुकी है। विरोधी को कमजोर करो और विरोधियों को सिखा दो कि चुनौती बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन याद रखिए, ये रुख एक तरफा जीत की गारंटी नहीं देता। आक्रामकता अक्सर प्रतिक्रिया भी बुलाती है, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य। रूस के हर चाल के पीछे अब वैश्विक प्रतिक्रिया की घड़ी भी चल रही है। प्रतिबंध, सैन्य सपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव। पुतिन की ठान पकड़ जितनी दृढ़ है, उतनी ही दुनिया की शतरंज भी सक्रिय है। आज पुतिन का संदेश सख्त है, शत्रु के घर में दर्द देना और उसकी हड्डियों तक असर पहुंचाना। लेकिन ये रणनीति रूस के अपने हितों पर भी भारी पड़ सकती है। अर्थव्यवस्था, वैमानिक और शिपिंग मार्ग, वैश्विक समर्थन की कमी, ये सब कुछ जोखिम है जिनका सामना करना ही होगा। निष्कर्ष ये है कि पुतिन और रूस का ये आक्रामक रुख निर्णायक और बढ़ते हुए तनाव का कारण बन रहा है। ये मूव केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसे गेम की शुरुआत है जिसमें जीत हार परिभाषित होंगी और परिणाम सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। दुनिया अब देख रही है, क्या पुतिन की ठान पकड़ उसे मंजिल तक पहुंचाएगी या फिर ये रूसी हितों को ही अंदर से खोखली कर देगी। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि ये बन गई है विश्व की शक्ति संतुलन की परीक्षा। अमेरिका और रूस की हर चाल, यूरोप की हर प्रतिक्रिया और यूक्रेन की हर जीत या हार ये तय करेगी कि आने वाली सदी कैसी होगी। कूटनीति का रास्ता खुला है, लेकिन बारूद की गंध बहुत करीब है। क्या 2025 में दुनिया फिर किसी महायुद्ध के कगार पर खड़ी है? यही है आज का बड़ा सवाल। और चलिए बात कर लेते हैं युद्ध के अगले मोर्चे की। बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है। आपको बताऊं, वॉर ब्रेकिंग, किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला हो सकता है। और बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला पर खतरे की तलवार लटक रही है। किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला हो सकता है और हमला करेगा यूएस। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हमले का ऐलान कर सकते हैं। जी हां, वेनेजुएला के पास में प्यूर्टो रिको में अब हलचल बढ़ती हुई नजर आती है। प्यूर्टो रिको अब C-17A अमेरिकी विमान पहुंच चुका है। इसके पहले भी हमने देखा था कि लगातार बड़ी लामबंदी इस इलाके में नजर आ रही थी। युद्ध अभ्यास यूएस की तरफ से लगातार की जा रही थी। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ मादुरो बार बार ये भी कहते रहे कि वेनेजुएला में कहीं ना कहीं खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर वेनेजुएला से ही जुड़ी हुई और वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, वेनेजुएला अमेरिका से जुड़ी हुई ही ये बड़ी खबर है। कैरिबियन सी में अमेरिकी युद्धाभ्यास जारी है और देखिए ये कैरिबियन सी जो वेनेजुएला की सीमा के बेहद नजदीक है, वहां पर किस तरह से एक बड़ा सैन्य दस्ता नजर आता है। ये सैन्य दस्ता, चाहे बात समुद्री हो चाहे बात आसमानी हो, ये बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है। आप समझिए, वेनेजुएला अमेरिका से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कैरिबियन सी में अमेरिकी युद्धाभ्यास किस रूप में जारी है? नेवी लाइव फायर ड्रिल लगातार कर रही है। इसके क्या संकेत हैं? लगातार वेनेजुएला की तरफ से ये बात कही जा रही है कि यूएस किसी भी वक्त हमले का आदेश दे सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए युद्ध के मैदान से। यूएस को जवाब देने के लिए वेनेजुएला अलर्ट हो चुका है। वेनेजुएला भी जंगी तैयारी कर रहा है। वेनेजुएला नेवी ने भी युद्ध अभ्यास कर लिया है। आपको बताएं, युद्ध अभ्यास में स्पेशल कमांडो भी नजर आ रहे हैं। जवानों के पास में रूसी स्नाइपर राइफल भी मौजूद है। यूएस को जवाब देने के लिए वेनेजुएला भी लगातार अलर्ट मोड पर है। जंग की तैयारी है। नेवी ने युद्ध अभ्यास किया है वेनेजुएला की। युद्ध अभ्यास में स्पेशल कमांडोज साफ तौर से देखे जा सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या ये माना जाए वेनेजुएला और यूएस के बीच में अब जंग किसी भी रूप में आगाज का रूप ले सकती है, किसी भी वक्त एस्केलेट हो सकती है। यहाँ पर स्पेशल कमांडो दिखे, जवानों के पास में रूसी स्नाइपर राइफल नजर आए।
अब बार बार सवाल यह है कि क्या अमेरिका तेल के लिए वेनेजुएला पर हमला कर देगा? क्यों, क्या वजह है? आइए मैं आपको उसके पीछे की वजह समझाने की कोशिश करती हूँ। दरअसल वेनेजुएला के पास में सैन्य स्ट्रेचिंग ग्राउंड तैयार एक तरह से अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। और आप समझिए, अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका कैरिबियन सी में बंद पड़े नेवल बेस को अपग्रेड कर रहा है। और इतना ही नहीं, अब 20 सालों से बंद पड़े नौसैनिक बेस में 17 सितंबर से निर्माण कार्य देखने को मिला है। रनवे से जुड़े हुए जो टैक्सी वे हैं उनको दोबारा बनाने का काम भी लगातार जारी है। आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर जिस रूप में तस्वीर नजर आती है 2004 तक यहाँ पर रूजवेल्ट रोड्स दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से तस्वीर यहाँ पर बदली है और एक बार फिर से यहाँ की बड़ी हैपनिंग बहुत कुछ कहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मादुरो के दिन अब गिने चुने बाकी हैं। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। और समझिए, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति का बढ़ाना। पिछले 35 सालों में अमेरिका का यह बड़ा सैन्य अपग्रेडेशन माना जाता है। प्यूर्टो रिको में शीत युद्ध के समय बंद पड़े नौसैनिक अड्डों को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। और दावा यह है कि अमेरिका अब सिर्फ कूटनीतिक दबाव ही नहीं बल्कि सैन्य विकल्प पर भी विचार कर रहा है। और इससे संकेत मिलते हैं कि मादुरो शासन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और टकराव बढ़ सकता है और कैरिबियन क्षेत्र नए संकट के केंद्र में बदल सकता है। समंदर में खुलने वाला एक नया युद्ध का मोर्चा। समय बदल रहा है पर जंग की भूख नहीं। इस बार बारूद की गंध आ रही है कैरिबियन के समंदर से। जहां एक तरफ है सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ वो देश जिसका तानाशाह दुनिया को चुनौती दे रहा है, निकोलस मादुरो। वेनेजुएला के दिन बुरे चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था रसातल में है, जनता सड़क पर है और अब अमेरिकी युद्धपोत उसके तटों पर पहुंच चुके हैं। कभी हवा में डरा रहा है अमेरिका तो कभी समंदर में हुंकार भर रहा है। मादुरो अपने कार्यकाल के सबसे खराब दौर से गुजरने को मजबूर है और तभी ट्रंप की आवाज गूंजती है, मादुरो के दिन अब गिने चुने रह गए। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका कैरिबियन क्षेत्र में पिछले 35 सालों का सबसे बड़ा सैन्य अपग्रेडेशन कर रहा है। वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर व्हाइट हाउस तक सिर्फ एक ही चर्चा, ऑपरेशन मादुरो एंड गेम। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वेनेजुएला ने अमेरिका के साथ धोखा किया है। उसने हमारे देश में जहर भेजा है, ड्रग्स का जहर, अपराध का जहर। ट्रंप का आरोप है कि मादुरो शासन ने अपनी जेलों और पागल खाने तक खाली कर कैदियों को अमेरिका भेज दिया। यह सिर्फ आरोप नहीं है, ट्रंप प्रशासन के लिए अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। व्हाइट हाउस मादुरो शासन को नार्को टेररिज्म रिजीम कह रहा है, यानी ऐसा शासन जो आतंक और ड्रग्स के सहारे जिंदा हो। और ट्रंप का लहजा बता रहा है, अमेरिका अब धैर्य नहीं एक्शन के मूड में है और अमेरिका का धैर्य टूट चुका है। कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो गए। अब बात सिर्फ एक रिजीम चेंज की नहीं, यानी वेनेजुएला को आजाद करना अमेरिका का मिशन बन गया है। दूसरी तरफ मादुरो ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह नहीं की और कहा कि वेनेजुएला कभी झुकेगा नहीं, चाहे ट्रंप हो या कोई और। लेकिन हकीकत यह है कि वेनेजुएला की हालत खस्ता है।
आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी और अब ऊपर से युद्ध की तलवार। मादुरो 2013 से सत्ता में, पर अब उन पर आरोप है कि 2019 और 2023 के चुनाव में बड़ी धांधली हुई, लोकतंत्र की आवाज कुचली गई। अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो मादुरो सत्ता में नहीं होते, पर सत्ता का नशा उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा। ट्रंप का बयान है कि मादुरो के दिन गिने चुने हैं, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, एक चेतावनी है जिसके पीछे अमेरिका की पूरी सैन्य मशीनरी खड़ी है। कैरेबियन सागर में हलचल बढ़ चुकी है। अमेरिकी नेवी अपने पुराने ठिकानों को फिर से जगा रही है। प्यूर्टो रिको का रूजवेल्ट रोड्स नौसैनिक अड्डा, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा बेस हुआ करता था, एक बार फिर से जिंदा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि वहां रनवे अपग्रेड हो रहे हैं, नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं और युद्ध के लिए जरूरी संसाधन जमा किए जा रहे हैं। यानी ट्रंप प्रशासन अब धमकी नहीं दे रहा, बल्कि पूरी तैयारी के साथ उतर रहा है। विश्लेषकों की माने तो ये सब कूटनीति का नहीं, बल्कि सैन्य रणनीति का हिस्सा है। 35 साल बाद पहली बार अमेरिका ने इतने बड़े पैमाने पर कैरेबियन सी में अपनी ताकत दिखाई है। ये वही संकेत है जो अक्सर किसी आगामी युद्ध से पहले आता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि मादुरो शासन ने ड्रग कार्टेल को संरक्षण दिया है। कोलंबिया से लेकर मैक्सिको तक ड्रग्स की सप्लाई में वेनेजुएला का नेटवर्क फैला है। यानी मादुरो शासन अब सिर्फ राजनीति नहीं, आपराधिक शासन बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधा कहा, वेनेजुएला ने हमारी सीमाओं को जहर से भर दिया है, अब वक्त है जवाब देने का। और अब जवाब बयान से नहीं, बल्कि बम से आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नेवी ने ऑपरेशन रीजनल डोमिनेंस के नाम का प्लान तैयार किया है। इसका मकसद वेनेजुएला की सप्लाई लाइन को काटना और मादुरो शासन को घुटनों पर लाना है। कैरेबियन में अमेरिकी जंगी जहाजों की गश्ती बढ़ा दी गई है। फाइटर जेट्स की तैनाती भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप सच में मादुरो शासन पर हमला करने जा रहे हैं? कई संकेत हां कह रहे हैं। व्हाइट हाउस से जुड़ी सूत्रों के मुताबिक ट्रंप अब सैन्य विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेकिन मादुरो भी शांत नहीं बैठने वाले। उन्होंने रूसी और ईरानी मदद से अपनी एयर डिफेंस को मजबूत किया। लेकिन क्या यह अमेरिका के सामने टिक पाएगा? अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड ड्रोन, स्टील्थ फाइटर जेट्स और लंबी दूरी के मिसाइल हैं। और अब ट्रंप ने मादुरो के दिन गिने चुने बताए हैं, तो इसका मतलब साफ है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कूटनीति का पन्ना क्लोज हो गया है और अब शुरू होगी बारूद की किताब। कैरेबियन में अमेरिकी हथियार जमा हो चुके हैं। वेनेजुएला के तट पर ड्रोन मंडरा रहे हैं और मादुरो की राजधानी काराकस में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुनिया की नजर अब बस एक सवाल पर है, कब फूटेगा पहला गोला? विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वेनेजुएला कुछ दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। लेकिन यह भी सच है कि मादुरो के पीछे चीन, रूस और ईरान जैसे देश खड़े हैं। यानी ये जंग सिर्फ अमेरिका वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विश्व राजनीति का नया भूचाल बन सकती है। सोचिए, एक तरफ ट्रंप की सेना समंदर में उतर चुकी है,
दूसरी तरफ मादुरो के सैनिक हथियार चमका रहे हैं और बीच में पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। क्या ये कैरिबियन जंग तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बनेगी? क्या ट्रंप इतिहास के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे जो लैटिन अमेरिका में सीधा युद्ध छेड़ेंगे? ट्रंप की आक्रामक नीति और मादुरो का अड़िग रवैया दुनिया को एक बार फिर ठंडी जंग की याद दिला रहा है। एक तरफ लोकतंत्र की बात, दूसरी तरफ सत्ता से चिपका तानाशाह, लेकिन बीच में वही कहानी, शक्ति बनाम अस्तित्व की। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ट्रंप पीछे नहीं हटे और मादुरो नहीं झुके तो कैरिबियन सिर्फ जंग का मोर्चा नहीं बल्कि वैश्विक संकट का केंद्र बन सकता है। तो अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका सच में हमला करेगा? और अगर अमेरिका ने हमला किया तो वेनेजुएला अमेरिका के सामने कितने दिन या कितने घंटे टिक पाएगा?